हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमने तीसरा चैप्टर धातु और अधातु को समाप्त कर दिया है और उसमें से मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया जो बोर्ड में पूछा गया है। आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करेंगे और उसको जो तैयार कर रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो भी मैंने लिया है ये पूछा गया है, बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आखिरी में है क्या, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम है आपका, आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे। सक्रियता श्रेणी में उन्होंने बताया होगा पोटेशियम सोडियम करके। तो आप देखते हैं कि जो सबसे ऊपर है वो अधिक क्रियाशील धातु है, तो सोडियम एक क्रियाशील धातु है। अब इसको जो है पानी में नहीं रखा जाता है, इसको केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल जो होता है उसमें रखते हैं, इसको सेव करने रखने के लिए। क्यों, आखिर में क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों लिखेंगे, क्योंकि सोडियम एक क्रियाशील धातु है जो वायु या नमी के संपर्क में आकर बहुत तेजी से क्रिया करके क्या हो जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि जो सोडियम है वो बहुत क्रियाशील धातु है और ये जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन से बहुत क्रियाशील यानी क्रिया करता है और जल के नष्ट हो जाता है। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो बस क्वेश्चन क्या कहा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो आप सीधे बोलेंगे कि सोडियम एक क्रियाशील धातु है, अतः यह वायु या नमी से क्रिया न करे, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये उभयधर्मी ऑक्साइड जो है, कई बार पूछा है, बच्चे इसको कंफ्यूज जाते हैं, नहीं कर पाते हैं सही से कि ये कौन सा ऑक्साइड है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आप लिखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड में वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों का व्यवहार करते हैं उससे हम उभयधर्मी, नाम ही उभयधर्मी यानी कॉमन, दोनों में काम कर रहा है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑक्साइड जो हमारे क्या करते हो, अम्ल और क्षार दोनों का व्यवहार करते हैं, उसी को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे जो आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड Na2O3 यानी ये जो कोरंडम है या ऑक्साइड जो आपको है आपका एल्युमिनियम का, ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड को दर्शाते हैं, क्योंकि अम्ल का भी व्यवहार करते हैं और क्षार का भी व्यवहार करते हैं। जिंक का ऑक्साइड है ZnO है, ये भी क्या है आपका, जिंक का ऑक्साइड ये भी क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये अम्ल का भी व्यवहार करता है और क्षार का भी व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उसके दो उदाहरण दीजिए। तो दो उदाहरण हमने दे दिया, एल्युमिनियम जो आपका कोरंडम है और ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड क्या व्यवहार करते हैं, तो ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का व्यवहार करते हैं, अर्थात अम्ल भी दर्शाते हैं और क्षार का भी गुण को दर्शाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के साथ जो अधातुएं हैं यानी अधातुएं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, किस प्रकार का वो बनाती हैं ऑक्साइड, तो आप बोलेंगे वहाँ पर जो है क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का बनाती है, क्षारीय। धातुएं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या बनाती है, अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाती हैं। जबकि क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया हो रहा है, तो ऑक्सीजन से जब भी क्रिया होगा तो हमेशा क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ जो है आपका अधातु है, अधातुएं जो है जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो जो है क्षारीय प्रकृति का क्या करती हैं, ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जबकि धातुएं, अगर पूछता है कि धातुएं किस प्रकार ऑक्साइड बनाती हैं, तो वहाँ पर लिखते हैं अम्लीय प्रकृति की क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। आशा करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। जो लोहा पर जंग लग जाता है, जो हम लोग रस्ट कहते हैं, उसको बचाने के लिए हमको दो तरीके। तो ये जो है हमने आपको पहले चैप्टर में बताया होगा संक्षारण को लेकर, जैसे ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, पेंट करके, ये हम समझा। लेकिन यहाँ पर जो विशेषकर हमारा जो चैप्टर है इसमें जो है हम क्या करते हैं, जो जस्ता होता है जेडियन, इसका क्या करते हैं, परत चढ़ाकर। विशेषकर इस चैप्टर में जो हम पढ़े हैं हमने बताया हुआ कि लोहे पर जो जिंक का परत चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिंक नीचे यानी कम क्रियाशील है, जबकि लोहा ऊपर है अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, जिंक की परत को चढ़ा सकते हैं और हमारा लोहा जो है लंबे समय तक संचालित हो सकता है, यानी सेफ रह सकता है, जंग नहीं लग सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो आप पहला तरीका बोल सकते हैं पेंट ग्रीस से लगाकर हम क्या करते हैं, लोहे को सुरक्षित कर सकते हैं, और दूसरा जो है उस लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाकर हम क्या करते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको ये आ गया होगा। अगला जो है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है। आप जानते हैं कि जो हमने सक्रियता श्रेणी लिखवाया था उसमें सबसे ऊपर जो पोटेशियम था, तो सबसे क्रियाशील धातु क्या आता है, पोटेशियम होता है। इसके आगे लिखना पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन है,
कि अम्लराज क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्लराज ही जानना चाहिए आपको। अम्लराज होता क्या, हमने बताया भी होगा। अम्लराज जिसको बोलते हैं एक्वा रजिया बोलते हैं या भवकता द्रव, इसी का दूसरा नाम क्या है, भवकता द्रव, बहुत भवकता, बहुत तेज क्रिया होता है। तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और आपका होता है नाइट्रिक, ये ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र का नाइट्रिक अम्ल को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं क्या, अम्लराज एक्वा रजिया कहते हैं। यानी HCl का 3 लीटर तो HNO3 का 1 लीटर, इन तीन दोनों का मिश्रण जब बनाएंगे तो अम्लराज तैयार होता है। और उसमें अगर हम सोना या प्लेटिनम जैसे धातु को रखते हैं तुरंत क्या होते हैं, गल जाते हैं। आप देखे होंगे कि जो सुनार आते हैं आप चांदी के सामानों को छुड़ाते साफ करते हैं, सोने के सामानों को साफ करते हैं, आखिर में वो कौन सा लिक्विड लेकर आते हैं, तो उसमें यही लिक्विड है क्या, अम्लराज होता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, साफ नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, कुछ जो है मात्रा में आपके चांदी या सोने जो है वो काटने चले जाते हैं और आप समझते हैं कि अम्लराज क्या के साफ हो गया। तो वो कौन सा लिक्विड है, तो यह अम्लराज एक्वा रजिया, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो है 3:1 के अनुपात में बना के मिश्रण तैयार किया जाता है। तो आशा करते हैं अभी आपको अम्लराज के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमने लिया है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल आपको रिएक्शन लिखना, क्योंकि इस तरह का परीक्षा में आया है और आएगा, आप पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। पिछला रिकॉर्ड देखिए, उसमें आया था इस तरह का प्रश्न। आप अच्छे इसको नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते तो करेंगे क्या, तो आप अच्छे से समझिए। इसको दिया है भाप के साथ आयरन की क्रिया, अब इसको रिएक्शन केवल लेना है, आपको नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर का रहता है। तो भाप क्या होता है, भाप एक जल का ही रूप है, तो H2O हो गया, और इसको किससे क्रिया कराएंगे, लोहे से। तो लोहे से क्रिया कराएंगे तो ये आपका लोहा जो नमी से आता था, आपको हमने बताया होगा कि जंग लग जाता है, जंग की तरह काम, ठीक है, Fe2O3 बनाएगा, और प्लस जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित कर देगा, क्योंकि जब धातु जो है जल से क्रिया करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल ही जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। अगला है जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम, यानी जल के साथ कैल्शियम का अलग क्रिया कराना है और पोटेशियम का अलग क्रिया कराना है। तो जल लीजिए, जल है और जल के साथ किसका क्रिया कराएंगे, यानी कैल्शियम से, तो कैल्शियम से क्रिया कराएंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और प्लस यहाँ भी क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। यानी धातुएं जो है जल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हम लोग पीछे धातु के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला इसी में अगर जल के साथ हम पोटेशियम यानी के से क्रिया करा देंगे तो ये KOH हो जाएगा आपका, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी के साथ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। और इन समीकरण को आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि संतुलित करना, बैलेंस करना, क्योंकि समीकरण संतुलित करने के 3 नंबर के लिए बोर्ड में आएगा, और यह मैं पहले चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया हूँ। तो आशा करते हैं सभी प्रश्नों के बारे में आप अच्छे से जान गए हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखें, और अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। धन्यवाद।